provision is there in the constitution, ना, तो यूपीएससी तो उसी के ऊपर सवाल पूछेगा. Similarly, they may ask questions with respect to कि भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या फंक्शनिंग होता है या वो कब कब फॉर्म होता है, तो उसके ऊपर 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, आपको करेक्ट वन आइडेंटिफाई करना होगा. और दे मे गिव यू दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन, और फिर वो 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर आपको पिक करना होगा. So it therefore, you know, these are the kind of questions which are made. See, questions in prelims examination are becoming tougher, not because the concepts which are asked are tougher, but because वो इतने सारे permutation combination लगा के question दे रहे हैं कि it becomes very difficult to decipher the answer, है ना. वो क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 के ऊपर ABCD देंगे, है ना, कि 1 and 2 and 3, फिर एक के अंदर 2 and 3 and 4. तो this is the way they are making the paper very extremely tough for the aspirants. पहले क्या होता था, क्वेश्चन दिया ABCD ऑप्शन, अब वो उसको और कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है. वो बोल रहा है नहीं नहीं, इसको एक क्वेश्चन के अंदर ही हम 4 क्वेश्चन बना देंगे, है ना. तो वो क्या करेगा कि 4 स्टेटमेंट देगा, और 4 स्टेटमेंट में फिर बोलेगा अच्छा अब बताओ कौन सी सही है ना. So that is how they are making the paper tough. पेपर ऑप्शंस की वजह से टफ बन रहा है, जो प्रीलिम्स का पेपर बन रहा है. बट वो एज सच क्वेश्चन टफ नहीं है, बट उसमें क्या होता है कि आपने एक भी अगर स्टेटमेंट आपसे कहीं पे छूट गया तो आप गलत आंसर के ऊपर अराइव कर जाएंगे. दैट इज द प्रॉब्लम विच इज देयर. पहले क्या होता था, 4 ऑप्शन है, ABCD में से 4 में से सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है ना, आउट ऑफ व्हाटएवर. अब यहाँ पे क्या है कि वो कर रहे हैं 4 स्टेटमेंट दे रहा है, और 4 स्टेटमेंट के ऊपर भी और कॉम्बिनेशन लगा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी सही होने की और कम हो गई है. इट हैज बिकम ऑलमोस्ट 1/16 या 1/8 हो जा रही है. तो वो 10% है प्रोबेबिलिटी आपका, अगर आप तुक्का मारेंगे उसमें तो कि 10% होगा, सही होगा, है ना. So this is something which you need to keep in mind. And see, objective exam is all about understanding this as well. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ये समझना कि अगर आप रिस्क लेने का एपेटाइट रखते हैं, सपोज कीजिए ये ना एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स के लिए. सपोज कीजिए दैट यू हैव अटेम्प्टेड द फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस, और उसमें आपके 30 ही क्वेश्चन हुए. फिर आपने सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस किया, फिर से पेपर के अंदर आपने थोड़ा सा और बढ़ा लिया कि जहां पे थोड़ा सा आपने सोचा, तो यू वर एबल टू लुक एट द आंसर, और यू आर एबल टू डिराइव द आंसर. लेट्स से यू वर एबल टू डू 40-45 क्वेश्चंस. अब 40-45 क्वेश्चंस में कट ऑफ क्लियर होगा ये तो पक्का नहीं है, बिकॉज देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी रॉन्ग आल्सो. तो 40-45 में तो क्लियर नहीं होगा, तो आपको अपना अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा, 10-15 क्वेश्चंस और खींचने पड़ेंगे, 60 करना पड़ेगा पॉसिबली, जिससे कि अगर 80% भी एक्यूरेसी हो 60 के अंदर, तो आपका स्कोर कहीं 85 to 90 के बीच में आए. आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल, इफ यू थिंक दैट दैट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ. और कट ऑफ देखिए बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा इस पेपर का, ये मैं आपको बता दूं. कट ऑफ इज गोइंग टू वेरी बिटवीन 85 to 100 मार्क्स ओनली. ये इसी रेंज के बीच में ही घूमता रहेगा कट ऑफ. बहुत एक्सेप्शनल ईयर्स होंगे कि अगर इजी पेपर आ गया तो कट ऑफ जो है 100 क्रॉस कर गया, बट मेरे को लगता नहीं कि अब वो 100 क्रॉस करने वाले साल जो है वापस आने वाले हैं. UPSC is going to keep the paper tough only, on the tougher side only, right? Because they want to create a differentiation between those who qualify and those who don't qualify. So that can only be done through a tougher paper. Easy paper के अंदर क्या होता है, फिर it becomes a matter of, वैसे ही देखिए ऑलरेडी लॉटरी है प्रीलिम्स, और अगर वो और इजी पेपर कर देंगे, जैसे कि स्टेट सर्विस का होता है ना पेपर, या ये बैंक PO वगैरह का पेपर होता है, 100 में से 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं लोग सही, तो वो उस तरीके का पेपर नहीं बना सकती UPSC. सो अब वो 15 क्वेश्चंस जो आपको नेक्स्ट करने हैं ना, टू टेक योर अटेम्प्ट टू 60 और 65, दैट इज द की. उसी के ऊपर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन डिपेंडेंट होता है. अदरवाइज मैं बता रहा हूं 30 35 40 क्वेश्चन तो सब सही करके आते हैं, वो सब कर लेते हैं. दैट इट इज दोस 10-15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा करने हैं, वो जो आपको 40 के ऊपर 60 तक नंबर लेके जाना है, दैट इज वेयर द रियल चैलेंज लाइज. अब उसमें इट इज योर एक्सपीरियंस विद द क्वेश्चन सॉल्विंग विच रियली मेक्स यू गुड एट दैट. मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं कि ज्यादा पढ़ाई नहीं करी प्रीलिम्स के लिए, बट दे वुड डू वेल इन प्रीलिम्स. द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज दे हैड द नैक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी रिस्क एपेटाइट है मेरे को 15 क्वेश्चंस और करने हैं, तो अब आप वो क्वेश्चंस ढूंढेंगे जहां पे मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकता हूं, कि मैं क्या 4 में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकता हूं, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर आर 50% देन, है ना. बट अब वो अलग बात है कि आप करेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, तो देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग द आंसर राइट आर 0%, है ना. फिर आपने 0 कर दिया उसको ऑलरेडी. अगर आपने बोला हाँ ये तो गलत ही है,
सही ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दी तो फिर क्या बचा है? ये तो दैट शुड नॉट बी द केस। तो वो करना जरूरी है। देखिए गेस वर्क इंपॉर्टेंट हो गया है प्रीलिम्स में। मैं बिल्कुल भी इस बात से अग्री नहीं करता कि आप लोग जो है पूरी तैयारी करके जा सकते हैं प्रीलिम्स की और वहां पे जो है आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं होगा। आप अनटिल अनलेस आपकी बहुत एक्सेप्शनल तैयारी है ना, और आपने बहुत मेहनत करी है करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीजें पढ़ने में और बहुत सारा सोर्सेस पढ़े और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिलीव मी, almost 98-99% of you, even if I was giving the exam, I would also fall in that 98-99%, कि अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए 15 से 20 क्वेश्चन तो वो ऐसे देता है जिसकी आपको हवा भी नहीं होगी ये क्या पूछ रहा है ना। आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिएगा एक बार बैठ के ना, पूरे फुल पेपर्स देखेंगे तो आपको 15-20 क्वेश्चन हर बार मिलेंगे जिसके अंदर कोई आइडिया नहीं होगा किसी को कि ये है क्या क्वेश्चन। वो कुछ भी उल्टी सीधी चीजें पूछेगा, मिडीवल, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चरल से, या फिर एनवायरनमेंट से, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कोई अजीब सा आपको फंगाई या फंजाए या कोई बैक्टीरिया या वायरस के बारे में पूछ लेगा, है ना। दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी आस्क्ड जो आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि इसका आंसर कैसे निकालना है। वो बिल्कुल इट विल बी शूटिंग इन द डार्क। तो 15-20 क्वेश्चंस तो वैसे ही नहीं यूपीएससी चाहता कि आप अटेम्प्ट करें, है ना। इट एक्सपेक्ट्स यू टू लीव दोस क्वेश्चंस, राइट। एंड अब बचे हुए जो 75-80 क्वेश्चंस है उसी के अंदर है सारा गेम। अब वो बचे हुए 75-80 क्वेश्चंस में भी देयर विल बी 5-10 विच विल बी आउट ऑफ योर रीच। तो जो रीच में है वही क्वेश्चंस हमें जो है वी हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। prelims examination is very tactical examination, it's a very strategy oriented examination. Most of the people fail to realize this. लोग क्या करते हैं, बस नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं, बहुत सारा पढ़ने में लगे हुए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करने में लगे हुए हैं, बट that does not really help in the prelims. In my opinion, what prelims examination needs in order to qualify that exam is the problem solving ability. It requires the question solving ability, and that question solving ability can only be sharpened with more number of questions you solve. And not just that, but analyzing your own attempt at the question as well. उसको खुद को एनालाइज करना कि मैंने ये आंसर क्यों मार्क किया, ये क्यों नहीं किया, उस समय मैं क्या सोच रहा था, और what was I thinking at that point of time, and how I need to learn from this question so that एग्जाम में मैं ऐसी गलती ना करूं। तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो सबसे टफ स्टेज है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्या है कि एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू हैव ओनली वन थिंग टू डू, आपको सिर्फ बबल भरना है सर। तो वो बबल जो भरने वाली एक्टिविटी है ना, वो उतना ही बस आपके कंट्रोल में है। रेस्ट क्वेश्चन और आंसर सब कुछ वहीं दिया हुआ है, सो यू कांट चेंज मच। इन मेंस एग्जामिनेशन देयर इज अ लॉट मच विच इज इन योर कंट्रोल। आप ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहां तो आपको लिखना है ना, आपका एक्सप्रेशन है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज टफ बिकॉज ऑफ दिस। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए भी टफ है क्योंकि ऑप्शंस इतनी क्लोज दे रहे हैं, ये लोग इतना ज्यादा क्लोज दे रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। आप दो ऑप्शंस में आके भी चांसेस आर कि आप गलत कर दें, है ना। दैट इज द काइंड ऑफ चांसेस व्हिच आर क्रिएटेड इन दीस क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? यूजुअली दे आर एनालिटिकल क्वेश्चंस, issues associated with the functioning of the panchayats, what are the reforms that are required in the functioning of the panchayats, the impact of the panchayats, what is the advantage of democratic decentralization, what is the impact that it has created on women empowerment in the rural areas. इस तरीके के सवाल जो है मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। If you have seen the handout that I have shared with you, उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स और थीम्स मेंशन भी करी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड ये मैं ना 4-5 साल से एक्सपेक्ट कर रहा था, somehow thankfully 2019 में इन्होंने सवाल पूछ लिया। दैट वाज about the impact of the Panchayati Raj institutions and the provisions on the position of the women in the rural areas. Similarly, वो specific themes पे question पूछ सकते हैं। Financing of panchayats पे question बन सकता है, functioning of panchayats overall पे question बन सकता है, what are the general issues with respect to the functioning of panchayats पे question बन सकता है, what are some of the concerns associated with the presence of the members of the parliament and the members of the legislative assembly etc with respect to the panchayats, एक question बन सकता है। One question may be with respect to how
the bureaucracy and the panchayats are at loggerheads with each other a lot of times, and that does not result in effective functioning of the panchayat. So इस तरीके के analytical questions आते हैं मेंस के अंदर. मेंस के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आएगा that tell us the provisions related to the elections of the panchayat or tell us the provisions related to the composition or the structure of the panchayats. हो सकता है आ जाए, but it would not be the main theme of the question. Main theme of the question would still be the issues and the analytical part related to the functioning of the panchayats. So that is what we are going to discuss now. So you may give